डोरा कुठे? थँक्यू मॅम. मेसेज होतं नाही. अच्छा ओके. मला वाटतं ते सगळे बटन याचे. थँक्यू मॅम. बिल्डिंग मध्येच असतील म्हणून त्यांना असं काही वाटत नाही. ते बाहेरून आले ओके. मी लावून घेते. Good afternoon, people. We'll pick up where we dropped off. I wanted to clarify one question that we discussed yesterday, our guys. Hello, people. Back na kijiye, please. This, I wanted to discuss this question. Okay? हमने ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था दोनों क्लास में. Consider the following statement regarding the international deadline. The first statement being that it is roughly 180 degrees meridian, which deviates slightly east and west to avoid land areas surrounded by the Atlantic Ocean. Because we spoke of the Atlantic Ocean, we decided कि नहीं ये पूरा statement गलत हो जाएगा because line Pacific में से पास करती है, Atlantic में से नहीं पास करती है. Okay. Second statement था the date to the east of this line is 24 hours earlier than to the west. Okay. Now they are talking of the date, not of the day. मेरा पूरा confusion हो गया, लेकिन this is the fact. They are saying ये रहा अपना ideal. Okay. If this is the ideal, then ये रहा उसका east और ये रहा इस तरफ का west. Okay. So now जो date इस तरफ की है, we are talking of the date to the east of the line. Okay. तो वो जो date होती है वो तो एक दिन पहले होती है than the west, because it डेट वाइज कैलेंडर वाइज वो एक दिन पीछे चलता है ना हमसे. यूएसए पीछे चलता है जापान से. सो क्लियरली ये वाला स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए. ओके. कल हमने इसको भी हम आई डिड इट रॉन्ग. माय बैड. मैं आई थॉट इट इज सेइंग डे टू द वेस्ट ऑफ द लाइन. इट इज नॉट द डे, इट इज द डेट. ओके. डेट हमेशा पहले की होती है. ओके. वी आर गोइंग टू गो विद दैट. सो वी आर गोइंग टू गो विद बी ओनली. बी ओनली इज द आंसर. ओके. ठीक है. ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे दोनों क्लासेस के लिए. गुड. नाउ हमने कहाँ तक कवर किया था पापा? यहाँ तक शायद वी हैड डन टिल हियर, है ना. 11th स्टैंडर्ड में हमने इस क्वेश्चन तक किया था. सो दिस क्वेश्चन अगेन, इफ इट इज 12 नून इन न्यू दिल्ली, व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन यूके. लंदन यूके में कितना टाइम हो रहा होगा अगर दिल्ली में दोपहर के 12 बजे है. तो दिल्ली का टाइम क्या होता है? जीएमटी प्लस 5.5 आवर्स. ओके. 5:30 आवर्स. तो मतलब दैट मीन्स कि लंदन हमेशा दिल्ली के 5.5 घंटे पीछे चलेगा. ओके. दिल्ली हमेशा लंदन के 5.5 घंटे आगे चलेगा. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. ओके. सो इसका मतलब ये होता है कि अगर 12 नून अभी दिल्ली में हो रहा है, तो लंदन यूके में क्या टाइम हो रहा होगा? अगर 12 बज रहे हैं अभी दिल्ली में. ओके. वी से दिस इज दिल्ली. हाँ, ये दिल्ली है. और दिल्ली में कितना टाइम हो रहा है? दोपहर के 12 बज रहे हैं. 12 नून. ओके. दैट्स द टाइम इन दिल्ली. तो अभी लंदन कहाँ होगा? ऑब्वियसली टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली. ओके. तो यहाँ रहा, ये रहा अपना लंदन.
तो लंदन में अभी क्या टाइम हो रहा होगा? लंदन हैज टू बी एटलीस्ट 5.5 आवर्स, एटलीस्ट एग्जैक्टली 5.5 आवर्स बिहाइंड दिल्ली। ओके, तो दोपहर के 12 के 5.5 घंटे पीछे जाइए। कितना होता है? सुबह के 6:30। ओके, इट इज 6:30 AM इन द मॉर्निंग। 5 घंटे पीछे चलिए जाइए, 12 दोपहर के 12 के 5 घंटे पीछे जाइए, सुबह के 7 बज रहे। सुबह के 7 में से आधा घंटा निकाल लीजिए, बिकॉज वो 5.5 घंटे पीछे चल रहा है, तो कितना बचता है? सुबह के 6:30। ओके, सो वी आर गोइंग विद 6:30 AM इन द मॉर्निंग। I do not like this color. Okay. All right. Moving forward. Next question. Which of the following cities of the world would represent the greatest linear velocity of rotation on the Earth? We have discussed this earlier also. Linear velocity of rotation on the Earth सबसे maximum कहाँ होती है? इक्वेटर पे। Okay? जहाँ पे सेंटर पे अर्थ सबसे मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करता है, तो इक्वेटर पे वो सबसे ज्यादा फास्ट चलेगा। ओके, नाउ ये क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपको पता हो कि कौन सी जगह आपके इक्वेटर के सबसे करीब होगी। आउट ऑफ ऑल दीज 4 प्लेसेस मेंशन्ड, व्हिच प्लेस वुड बी क्लोजर? नाउ दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग ओवर हियर। ये रहा रशिया, तो सेंट पीटर्सबर्ग, नहीं वेट, व्हाट इज दिस? सेंट पीटर्सबर्ग कहीं तो यहाँ आएगा। ओके, देन देयर वाज स्पेन, मैड्रिड, स्पेन, तो वो कहीं तो यहाँ आएगा। दिस इक्वेटर इज पासिंग समवेयर ओवर हियर। ये आपका इक्वेटर कहीं यहाँ से पास कर रहा है। ये ब्राजील का शोल्डर दिखता है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर से, ये ब्राजील का शोल्डर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो उसके थोड़ा सा ऊपर से इक्वेटर पास कर रहा है। ओके, वो स्टॉकहोम स्वीडन यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ओके, रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग कहीं इस एरिया में लाई करता है, एंड मैड्रिड स्पेन कहीं यहाँ लाई करता है। युगांडा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज युगांडा। जहां पर कर्सर है वो युगांडा है आपका, दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिस इज, यार इफ यू पीपल डोंट रिस्पॉन्ड ना, आई एम गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको समझ रहा है कि नहीं? दिस इज युगांडा ओवर हियर। ओके, ये रहा युगांडा। तो युगांडा कंपाला इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी एट द, it will that place will have the maximum linear velocity of rotation. Okay, क्वेश्चन नंबर 94. What will happen if you're flying east across the international date line? अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन की ईस्ट फ्लाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ यू डू दैट। 24 आवर्स गेन हो जाएंगे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आर हियर। ओके, ये रहे आप, यू आर फ्लाइंग ईस्ट, दिस इज द डायरेक्शन इन व्हिच यू आर फ्लाइंग नाउ। ओके, सो दिस इज यूएसए ओवर हियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी जापान। ओके, ये रहा जापान। तो योर क्वेश्चन इज कि क्या हो जाएगा अगर आप ईस्ट फ्लाई करेंगे अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन? वो 12 यू विल गेन 24, गेन 24 आवर्स, क्योंकि आप अगर यूएसए की तरफ जाएंगे तो यू गेन 24 आवर्स, अगर आप जापान की तरफ जाते हैं तो यू विल लूज। आप इस तरह से याद रखिए, फिर यू विल लूज 24 आवर्स। ओके, बिकॉज वो डेट हमेशा पीछे चलती है आपके, दैट कैलेंडर डेट इज बिहाइंड, दैट इज व्हाई यू गो ओवर देयर, यू विल बी लाइक ओ एक्स्ट्रा दिन मिल गया, दैट इज व्हाई यू कॉल इट गेनिंग 24 आवर्स। ओके, एक्स्ट्रा 24 आवर्स मिल जाते हैं आपको, हमेशा नहीं लेकिन pretty much. Question 95. The prime meridian does not pass through which of the following countries? African countries. हमने इसका वो सट्टा डिस्कस किया था आपके साथ, तुम सब फ्रांस गए was the सट्टा for this. Remember, prime meridian कहाँ से पास करता है? यहाँ पे, this is the prime meridian का thing. Okay, तो prime meridian will pass through 3 European countries and 5 African countries. Okay, अब ये सारी African countries mention कर रहे हैं, तो your African countries are people, just one moment. Okay, your African countries are Algeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, and Togo. Give me a minute. Okay, back to business. We are saying there are 5 African countries: Algeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, and Togo. Okay, these are the 5 African countries through which the
prime meridian passes, and UK, France and Spain are the 3 European countries through which it passes. तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, माली एंड घाना. तो मोरक्को बीइंग द कंट्री जहां से वो पास नहीं कर रहा है. ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन वहां से वो पास नहीं कर रहा है. ओके, सो योर ऑप्शन इज दिस. ये रहा आपका ऑप्शन. दिस यू आर गोइंग टू गो विद मोरक्को. ओके, ठीक है. Next, piecing together the puzzle of geologic time to create and analyze historical maps of the earth is known as. See people, paleo का मतलब पुराना, क्लाइमेटोलॉजी मतलब आप सिर्फ एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक फेनोमेनन वगैरह उसको कंसिडर करेंगे. ओके, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब रॉक एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक एंड कैसे लैंडफॉर्म्स बने हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. मतलब यू नो लाइक वैलीज कैसे बनते हैं या सर्क्स कैसे बनते हैं. वी आर लुकिंग एट सच थिंग्स. ओके, दैट्स जियोमॉर्फोलॉजी. लिथोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ रॉक्स. पेलियोलिथोलॉजी मतलब पुराने जमाने से रॉक्स का स्टडी करना कि रॉक्स का प्रोसेस कैसे हो गया है, कैसे पहले बसॉल्ट का लेयर था, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्री का आ गया वगैरह, फिर मेटामॉर्फिक का, सो ऑन सो फोर्थ. ओके, दैट विल बी द लिथोलॉजी. एंड जियोग्राफी वुड मीन द होल थिंग, पूरा का पूरा सब कुछ. अभी आप लैंडफॉर्म स्टडी करेंगे, क्लाइमेटिक पैटर्न स्टडी करेंगे, एनिमल फॉसिल स्टडी करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड then you will try to figure out how the distribution was. Mineral study karenge, ore study karenge. So we are saying now we are studying everything. Okay, so geography would include everything in it, and that is why we say कि जब हम पूरे के पूरे earth के historical maps बनाते हैं, then that is called as paleogeography. Okay, so your option is ideally going to be D over here. ये वाला option होना चाहिए आपका. Okay, I think we had finished this with 12th standard yesterday. This is what we begin for 12th standard today, right? हमने कल तक यहाँ तक किया था, क्वेश्चन 108 तक. तो बोलिए, क्वेश्चन 108 कहता है कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है स्कूल में. तो three students shared their point of view regarding the shape and size of the earth. Okay, student 1 says the shape of the earth is basically an oblate spheroid. ठीक है. Student 2 कहते हैं कि the polar diameter of the earth is more than the equatorial diameter. Student 3 says the bulge along the equatorial region is due to the revolution of the earth. So who among the above students is correct? Let's analyze first. Student A only. Okay, we'll go with this. Student A सही है क्योंकि उनका टेक्निकली बराबर है कि वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है. दैट इज व्हाट वी नेम इट. स्फीयर जैसा, हाँ स्फीयर जैसा कर्व है उसको, लेकिन ऑब्लेट है क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे से दबा हुआ है. तो इट्स अ लिटिल फ्लैट अप एंड बिलो एट द पोल्स. सो दिस इज करेक्ट. What about student 2? Polar diameter is not greater than the equatorial. The equatorial equator has a bulge. So clearly equatorial circumference या equatorial diameter जो होगा वो बड़ा होगा polar से. Polar flat है ना, ऊपर से नीचे से flat है, तो clearly वो उतना ज्यादा नहीं होगा. Equator में काफी अच्छा bulge है, तो वो clearly बड़ा circumference या बड़ा diameter होगा. Okay, so clearly the statement is wrong. ये तो गलत है. And bulge along the equatorial region is because Earth rotate करता है, revolution की वजह से नहीं, revolve करता है मतलब वो sun के अराउंड चक्कर लगाता है. बट वो अर्थ को बल्ज क्यों आता है? Why do we have the Coriolis effect? Because अर्थ चक्कर खुद के अराउंड चक्कर काटता है. ओके, इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड दैट इज व्हाई यू हैव दैट. तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया. वी ओनली गो विद स्टूडेंट ए. वेरी करेक्ट आंसर. Okay, question 109. While watching the news, you hear about a place of which you have never heard earlier. आपको जगह पता नहीं है. You want to know more about the place, you want to locate it on the map. मैप पे लोकेट करना चाहते हैं. मैप 2D होता है. ओके, उसमें सिर्फ पेपर है ना, तो बस आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा. Which of the डेप्थ नहीं मिलता है, इसमें बोल रही हूँ. Which of the following is are required for you to be able to locate the place on the map? Latitude चाहिए, longitude चाहिए, दोनों latitude longitude चाहिए, या फिर latitude longitude altitude सब चाहिए. मैप पे लोकेट कर रहे हैं जगह को, तो आप कैसे लोकेट करते हैं? मैप पे आपको क्या अवेलेबल होते हैं? लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अवेलेबल हो जाता है यूजुअली. अगर आपको दैट इज व्हाट, मैप पे आपको ऑल्टीट्यूड नहीं दिखेगा अनलेस इट इज डिनोटेड फॉर अ सर्टेन प्लेस. मैप पे आपको ऑल्टीट्यूड दिखना पॉसिबल नहीं बिकॉज यू आर वाचिंग अ पेपर. आप पेपर पे देख रहे हो, तो यू विल गो विद ऑप्शन सी. आपको दोनों चाहिए होंगे. सिंपली एक लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड के साथ आप किसी जगह का या लोकेशन नहीं बता सकते. यू वुड हैव टू एक्सप्लेन बोथ द लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्जिट्यूड. ठीक है. Oh, which one of the following is among the planets has the largest size? सबसे largest size कौन से planet का है इसमें से? अभी ये सारे inner planets आ गए हैं आपके पास. Earth, Venus, Mars, Mercury, सारे inner planets हैं. तो इसमें से अभी largest size किसका है वो बताइए. Earth. हमने इसके sizes discuss किए थे, right? The obvious answer is going to be सबसे बड़ा size Earth का होता है. ये number 1 पे आता है. फिर उसके बाद Venus and Earth काफी similar है ना साइज में एंड इसमें, तो क्लियरली सेकंड नंबर वीनस का आएगा. थर्ड मार्स. मार्स इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ,
तो मार्स इज क्लियरली डूइंग वेल एंड मर्क्यूरी बहुत छोटा है. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द मून. ओके, अमंग द इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी सबसे छोटा होता है. सो दिस इज द number, I mean, this is the order in which these planets can be placed in descending order of size. Inner planets. Question 137. Which of the following is the longest parallel of latitude? सबसे लंबा parallel of latitude कौन सा होता है? Tropics, Arctic Circle या फिर Equator? सबसे लंबा latitude कौन सा होता है? अर्थ सबसे ज्यादा मोटा या सबसे ज्यादा बल्ज का करता है? इक्वेटर पे. ओके, तो वो जो लैटिट्यूड होता है आपका वो सबसे बड़ा होता है. हमने लैटिट्यूड्स का फंडा जब पढ़ा था तो वी हैड स्टडी कि वो जो बीच का लैटिट्यूड होता है या बीच का इक्वेटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा. फिर जैसे जैसे आप ऊपर 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 चले जाते हैं या नीचे नीचे चले जाते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे आप मूव करते हैं व्हाट हैपेंस इज वो जो सेमी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस होता है वो रिड्यूस होते जाता है. छोटे 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 सेमी सर्कल्स होते जाते हैं, राइट. एंड बाय द टाइम यू रीच द पोल्स वो तो बहुत ऐसे मतलब रियल लाइफ में बस 6 फीट का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा आपको. ओके, सो वी आर सेइंग कि वो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देने लगते हैं. इट इज जस्ट अ 6 फीट सर्कल. सो वी आर सेइंग कि इक्वेटर सबसे लंबा वाला लैटिट्यूड होगा हमेशा. एंड जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स आइदर पोल्स वो लैटिट्यूड्स अपने आप कम 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 होते जाएंगे. ओके, सर्कमफ्रेंस उसका कम कम होता जाएगा. तो अगर आपको कभी पूछा कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल, ओके, इन सबको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए of decreasing what do you say of circumference, तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ा इक्वेटर हुआ, उससे छोटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, उससे छोटा आर्कटिक सर्कल एंड उससे भी सबसे छोटा फिर नॉर्थ पोल. ओके, ठीक है, दैट्स द फंडा. योर ऑप्शन इज डी. हाँ, यहाँ पे आंसर इज गोइंग टू बी इक्वेटर. डी, इक्वेटर इज द आंसर टू दिस. ओके, क्वेश्चन 112. Which one of the following is the longest latitude? ये देखिए मैंने आपको बोला था, राइट, ये यूपीएससी loves asking you this question. ये बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं. It is not like मैं दूसरे सेट में से टेक कर लाई हूँ. This is just a question asked in another year for another semester. Which one of the following is the longest latitude? 0 degrees. 0.0 degrees latitude जो होगा वो सबसे longest होगा. 23.5 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉपिक को. 66.5 किसको रिप्रेजेंट करता है? Arctic Antarctic Circle जो भी होगा वो. Okay, and 90 degrees is obviously the poles. Good question. Question number 130. If it is 12 noon in India, on which meridian will it be 7 a.m. on the same day? ये रहा इंडिया. इंडिया में नून हो रही है दोपहर के 12 बजे. ओके, इंडिया का लॉन्जिट्यूड क्या है? 82.5 डिग्रीज ईस्ट. दिस इज इंडिया स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड है. इस लॉन्जिट्यूड पे जो लोकल टाइम हो रहा होगा वो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. सो दिस इज इंडिया फॉर यू नाउ. तो अभी आपको पूछा जा रहा है कि किसी एक मेरिडियन पे सुबह के 7 बज रहे. ओके, अब ये टाइम इंडिया के टाइम से आगे है या पीछे है? वो जो टाइम के बारे में आपको पूछ रहे हैं, इज दैट टाइम अहेड ऑफ इंडिया और बिहाइंड इंडिया? बिहाइंड इंडिया. गुड. तो ये इंडिया के पीछे है, मतलब किस तरफ लाई करेगा? वेस्ट वर्ड्स लाई करेगा, इंडिया के वेस्ट में. अगर आप टाइम में पीछे जा रहे हैं तो क्लियरली आप वेस्ट वर्ड्स जाएंगे. अगर आप टाइम में आगे जा रहे हैं, रेफरेंस टाइम से आगे जा रहे हैं आप टाइम में, तो क्लियरली आप ईस्ट वर्ड्स जाएंगे. ओके, ये दिस इज द रूल पीपल, आप ऐसे ही याद रखिएगा. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग वेस्ट वर्ड्स. लेकिन अभी कितना पीछे जाएंगे? कितने कितने घंटे का फर्क है? 5 आवर्स का फर्क है, राइट. सुबह के 7 बज रहे हैं ना यहाँ पे. वी आर सेइंग दिस इज 7 a.m. सो क्लियरली सुबह के 7 हो रहे हैं. सॉरी, सो क्लियरली 5 घंटे का फर्क है. तो 5 घंटे का फर्क डिग्रीज में कैसे ट्रांसलेट करेगा? 1 घंटा मतलब कितने डिग्रीज होता है? 15. तो 5 घंटे मतलब कितने डिग्रीज होंगे? 75 डिग्रीज. तो आपको 82.5 में से 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और पीछे आना पड़ेगा. तो आप कौन से डिग्री पे आते हो? 7.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड. आप अभी भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही हो. ओके, यू आर कमिंग, दिस इज नॉट द वेस्ट ना, यू आर स्टिल इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ना, आप अभी भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हो. यहाँ पर आएगा आपका दिस, ये जो होगा ये आपका प्राइम. You can see that, alright? Yes, you can see that because you're seeing my screen. Okay. So clearly ये वाला जो मेरिडियन होगा जो उसके और लेफ्ट में बनाया है वो तो आपका प्राइम मेरिडियन है ना? दैट इज द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्रीज वाला. एंड देन पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर शुरू हो जाता है. उसमें इंडिया लाई करता है 82.5 डिग्रीज का, हमारा 82.5 डिग्रीज ईस्ट का हमारा मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, सो वी आर सेइंग अगर हम पीछे पीछे भी आ गए, अगर हम 75 डिग्रीज भी पीछे आ गए तो भी हम अभी भी ईस्ट में ही रहेंगे. ओके, अगर हम 82.5 के, अगर ये 85 डिग्रीज पीछे चला जाता तो फिर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चला जाता. ओके, समझा? गॉट इट पीपल? ओके, ठीक है.
Something tells me you are not very clear on it, but since you have insisted you are, we are going to go with that. Question number 120. Which of the following planets has the highest density? इसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लैनेट की होती है? अर्थ। एब्सोल्युटली वी आर गोइंग विद अर्थ। ओके, उसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। अगर इसको ऑर्डर में लगाना हो तो डेंसिटी के ऑर्डर में अर्थ के बाद किसकी डेंसिटी आएगी? जुपिटर। नहीं, मर्क्यूरी की आती है मेरे हिसाब से। अर्थ के बाद मर्क्यूरी की डेंसिटी, राइट। अर्थ के बाद मर्क्यूरी की डेंसिटी आती है, फिर वीनस की आएगी और फिर जुपिटर की आएगी। एंड सबसे लीस्ट डेंस हाँ सैटर्न होता है। गुड, you're prepared for this semester also. Okay, here we are. Which one of the following hypothesis or theory explains the origin of the universe? Big Bang theory. Very correct. Big Bang theory आपको बताता है कि origin of universe कैसे हुआ। नेबुला हाइपोथेसिस, बाइनरी थ्योरी या प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस आपको बताता है कि origin of earth कैसे हुआ। Okay, so both very different things. We'll go with C, Big Bang theory being the origin of the universe. Okay, this is going to be your answer. Big Bang theory is going to be your answer. बी केयरफुल है, आपको क्या पूछा है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पूछा है, ओरिजिन ऑफ अर्थ पूछा है, जो भी है तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमको क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मिलते हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी डेली और डायगोनल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। सेकेंड स्टेटमेंट भी फ्लो पाथ ऑफ both air and water are turned consistently in a sideward direction. And third is the movement of the tides. Okay, let us consider these one by one. If you have a guess or you want to tell, option C, yes, option C is very correct. First of all, consider the daily or diurnal rhythm in daylight and temperature. Earth rotate करता है, इसलिए हमको 12 घंटे के लिए दिन मिलता है, 12 घंटे के लिए रात मिलती है. Let's consider on an average. Okay, on an average we get 12 hours of daylight, 12 hours of night time because the earth rotates. Okay, and रात का टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ा ड्रॉप करता है, दिन का टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ा राइज करता है. सो दिस देयर इज अ प्रॉपर रिदम एंड हाउ डू यू से turning or how to say a daily fashion of how the temperature is going to drop or the temperature is going to rise, or how daylight is going to how day is going to happen or night is going to happen. तो वो daily rhythm तो definitely है. Okay, so you clearly have that daily rhythm. Second is flow path of both air and water are turned consistently in a sideward direction. We say अगर ये equator है, if this is the equator, okay, and say suppose there is a wind or something, say हमारे वो trade winds वगैरह होते हैं या फिर planetary winds जैसे होते हैं, तो trade winds या फिर westerlies वगैरह ऐसा कुछ है, या फिर ocean currents consider करते हैं. Okay, जैसे कौन सा current बोलेंगे अभी आप, Gulf Stream वगैरह, ऐसे ऐसे currents जो होते हैं. तो if you are considering ocean currents, ideally we are saying any freely moving object which is not attached to the earth. हम attached है ना earth को, तो any freely moving object which is not attached to the earth, जैसे planes वगैरह भी travel करते हैं, है ना, airplanes वगैरह जब जाते हैं लंबे distances के लिए, तो उसका जो flow path होता है that is turned consistently in a sideward direction. तो that is very true. Okay, northern hemisphere में the flow path is turned a little towards the right, and in the southern hemisphere the flow path is turned a little towards the left. ये left है क्योंकि हम ऐसे direction में जा रहे हैं, right? तो इस direction का left क्या होगा, ये वाला. So this flow is always turned consistently towards the left in the southern hemisphere and consistently towards the right in the northern hemisphere. इस effect को कहते हैं Coriolis effect. Okay, एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स करके कोई चीज नहीं होती. कोरियोलिस इफेक्ट मतलब ये जो एप्लीकेशन हमको दिखाई देता है इफेक्ट का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. द रीजन बीइंग अर्थ जो होता है वो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग स्पीड से रोटेट करता है. ओके, फॉर एग्जांपल ये सबसे मैक्सिमम लैटिट्यूड, सबसे मैक्सिमम लेंथ का जो लैटिट्यूड है इक्वेटर, यहाँ पे अर्थ सबसे फास्ट है. इट इज द फास्टेस्ट ओवर हियर. ओके, एंड द स्लोएस्ट एट द पोल्स, यहाँ पे वो सबसे स्लो है. ओके, एट द पोल्स द अर्थ इज द स्लोएस्ट. राइट, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब आप क्या करते हैं, व्हेन यू आर से सपोज एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल करंट है जो लंबे डिस्टेंसेस के इतने latitudes के across travel कर रहा है. Okay, we are not talking of an object which is moving along longitudes. We are talking of objects which are moving across longitudes. We are talking of objects which are moving across latitudes. Okay, ये multiple latitudes है, right? तो इसके across जब एक object move करता है तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट निकलता इस लैटिट्यूड से है. द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग एट द इक्वेटर. हाँ, तो क्लियरली सबसे फास्टेस्ट स्पीड पे निकल गया एंड जाके वो किसी दूसरे लैटिट्यूड पे सेटल हो जाता है. ओके, अब आइडियली इट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. द प्रॉब्लम इज कि वो निकलते
वक्त इस लैटिट्यूड के स्पीड से निकला था, है ना। आप जिस बस में बैठे होते हो वो आपका स्पीड होता है, राइट। तो यू आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड इन विच यू आर एसोसिएटेड विथ। यू कैन से कि नहीं मैं बस में बैठी हूँ, बस इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर बट आई एम स्टेबल, आई एम नॉट मूविंग, है ना। यू आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग विद द बस। रिलेटिव मोशन नहीं है आपका कोई एज अपोज टू द बस, बट यू डेफिनेटली हैव मोशन एज, जितना बस का मोशन है वैसा ही आपका मोशन है, अग्री। ठीक है। सो वी आर सेइंग कि ये ऑब्जेक्ट का भी वही स्पीड होता है जो वो उस लैटिट्यूड का स्पीड है जो काफी फास्ट है इक्वेटर का। लेकिन जिस लैटिट्यूड पे ये जाके लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गोइंग टू गो एंड स्ट्राइक दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड, तो उस लैटिट्यूड का तो उतना स्पीड नहीं है, दैट लैटिट्यूड इज स्टिल प्लेइंग कैच अप। तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जाता है, ओके। तो क्योंकि इट इज स्टिल एट दैट स्पीड, वो अभी भी उस स्पीड से चल रहा है, ओके। तो क्लियरली ये इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग स्ट्रेट, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा राइटवर्ड्स टर्न कर जाता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्टवर्ड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। समझा आपको। इस इफेक्ट को कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कोरियोलिस इफेक्ट। इसका ये मैक्सिमम जो होता है कोरियोलिस इफेक्ट, आपको वो थोड़ा सा बीच के एरियाज में सबसे ज्यादा दिखेगा। जितना ज्यादा लैटिट्यूड्स का डिफरेंस, क्रॉसिंग ओवर द लैटिट्यूड्स का डिफरेंस, उतना ज्यादा कोरियोलिस इफेक्ट आपको हाई मिलता है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, डिविएशन ऑफ द अराउंड द पाथ उतना ज्यादा मिल जाएगा, ओके। ठीक है। एयरप्लेन्स में नेविगेशन इसलिए होता है बिकॉज आप डिसाइड करते हो इस तरह से जाना है, बट नाउ यू आर क्लियरली गोइंग टू फेस द कोरियोलिस इफेक्ट, राइट। सो एयरप्लेन्स को कंटिन्यूअसली खुद को करेक्ट करते रहना पड़ता है, कोर्स करेक्शन करना पड़ता है कि नहीं बाबा थोड़ा सा इस तरफ जाना है, यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लिटिल ओवर हियर, तो थोड़ा सीधे 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 जाना है। तो यू विल हैव टू डू दैट कोर्स करेक्शन कॉन्स्टेंटली, तो वो उनमें इनबिल्ट होता है। शिप्स के लिए भी, आप क्रूज शिप्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि वो लैंड से अटैच नहीं है ना, वो तो पानी से अटैच है, और पानी तो लैंड के ऊपर करंट के हिसाब से मूव करता है। सो उसके लिए भी आपको ये कोर्स करेक्शन कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज यू एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू गो स्ट्रेट बट दे आर गोइंग टू टर्न आइदर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? एंड लास्टली यू हैव द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स। यार टाइड्स का तो होता है, टाइड्स क्या होते हैं पीपल? इट इज द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर, सी वाटर यूजुअली, ओशन वाटर, ओके। पानी का जो लेवल होता है, सी वाटर या ओशन वाटर का लेवल, वो पीरियोडिकली राइज करता है एंड फॉल करता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ बीच में बैठा है, उसको मून के ऊपर का भी ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस मिलता है, और सन के साथ जो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसका भी इन्फ्लुएंस मिलता है। तो अगर ये सन मून एंड अर्थ एक लाइन में होंगे तो फैंटास्टिक ग्रेविटेशनल इफेक्ट मिलता है, बोथ ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऐड टू ईच अदर। लेकिन यही अगर मून इस तरफ होगा, मैं बीच में अर्थ हूँ और यहाँ पर सन होगा, ऐसे क्वाड्रेचर में अगर ये पोजिशन होंगे, तो क्लियरली ये वर्क नहीं करेगा। मून एंड सन विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, ओके। तो तभी टाइड्स आपको इतने अच्छे नहीं मिलते। तो द प्रॉब्लम इज कि ये टाइड्स जो फॉलिंग एंड राइजिंग ऑफ वाटर है, वाटर लेवल है, वो क्लियरली ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ओके। लेकिन इफ द अर्थ वुड नॉट रोटेट, तो आपको टाइड रोज एक ही जगह पे मिलती, एक ही जगह, only four places on earth would experience high tides and low tides. No other place on earth would experience that. Because the earth is rotating, that is why every other place on the earth will experience high tides and low tides. Okay? समझा? तो ग्रेविटेशन, वो जो टाइड का ये होता है, what you say, phenomenon है, that happens because of the gravitational forces of the moon and the sun. But it will experience tides at different places on the earth because of the rotation of the earth. Okay? Is this clear? So yeah, we'll go with all three. हम तीनों ऑप्शंस के साथ जाएंगे। सो वन, सी 1, 2 and 3 इज द आंसर, ओके। अब आप में से कोई ये पढ़ो, फिर मैं पानी पीती हूँ। Black hole is a huge black star which has zero acceleration due to gravity on its surface. It has a star which has moderate acceleration due to gravity on its surface. Star which has collapsed onto itself and has large acceleration due to gravity on its surface. Star which has collapsed into itself has zero acceleration. नहीं, इसकी खासियत यह है ब्लैक होल की कि दिस इज एंड ऑफ द स्टार, ओके। स्टार जब मरने को है, कोई लाइट या एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा अभी, तो उसकी बात कर रहे हैं। दिस डज नॉट हैपन विद एवरी स्टार। उसका एक लिमिट होता है, चंद्रशेखर लिमिट करके हमने उसको डिफाइन किया है, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर एस चंद्रशेखर। तो उन्होंने कहा था कि फॉर अ स्टार टू टर्न इनटू अ ब्लैक होल, उसका एंड स्टेज ब्लैक होल बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि वो स्टार का जो मास है शुड बी एटलीस्ट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। हमारा जो सन है, सोलर सिस्टम का सन है, उसका कम से कम 1.4 टाइम्स मास होना चाहिए किसी स्टार का, तब जाके वो ब्लैक होल बन जाएगा, ओके।
दिस इज द फंडा. नाउ क्लियरली उस स्टार का मास बहुत है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा होगा. मतलब मास है ना उसको, तो इतना मैसिव होता है वो कि इट स्टार्ट्स, जब वो मर जाता है, व्हेन इट कम्स टू इट्स एंड स्टेज, इट स्टार्ट्स टू कोलैप्स विद इन इटसेल्फ. वो खुद ही खुद में गिरने लगता है, कोलैप्स करने लगता है, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड बिकॉज वो इतना ज्यादा हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कि उसमें से लाइट तक एमिट नहीं हो पाती या एस्केप नहीं कर पाती. एंड इसीलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, लाइट तक नहीं आ रही उसमें से बाहर. ओके, and hence we will go with this option. Please remember, extremely high acceleration due to gravity on the surface is a very notable characteristics of black hole. Okay, बहुत notable characteristic होता है black hole का. So we'll go with this option. All right, question number 98. The shortest day length that occurs in the northern hemisphere is on. Shortest day कब होता है northern hemisphere? किसी भी hemisphere का shortest day कब होता है? जब वो अपना winter solstice मनवाएंगे. Okay, winter solstice होगा मतलब क्या हो रहा है कि आप जिस किसी hemisphere में रहते हैं, sun उसके opposite hemisphere में चला जाए, क्योंकि आप winter experience कर रहे हैं, right? तो clearly sun आपके करीब नहीं है, sun कहीं और दूसरे hemisphere में जाके बैठ गया है. Okay, तो अभी northern hemisphere में अगर sun होगा तो इसका मतलब हमारा winter solstice चल रहा है. Okay, सॉरी, अगर हमारा शॉर्टेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्लियरली हमारा विंटर सोल्स्टिस के दिन होगा. व्हेन डू वी सेलिब्रेट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना विंटर सोल्स्टिस कब सेलिब्रेट करते हैं? कब? दिसंबर 22 को सेलिब्रेट करेंगे. ओके, वी विल नवंबर, वी विल, वो ना सारे महीने जो होंगे वो 3, 6, 9 एंड 12 के हिसाब से होते हैं. सो वो जो सारे मेजर डेट्स है 3 एंड 9 में आपको ये मिल जाएंगे, इक्विनॉक्सेस मिल जाते हैं, एंड 6 एंड 12 में आपको सोल्स्टिसेस मिल जाते हैं. ओके, सो द फंडा इज, आई विल एक्सप्लेन दिस. This is the funda you're looking at. We are saying कि March 21st को spring equinox, जब the sun is exactly above the equator, फिर उसके 3 महीने बाद sun goes, मतलब sun की rays directly fall on the tropic of Cancer. That happens on June 21st. 3 महीने के distance पे हो रहा है ये. Okay, June 21st को summer solstice. Then the sun starts its downward progress and बराबर 3 महीने बाद September 23rd को autumn equinox, मतलब बराबर इक्वेटर पे आके बैठ गए. एंड देन वापस सन के रेस नीचे की तरफ आने लगते हैं, 90 डिग्री से हिट करने लगते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ऑन 20 दिसंबर 22. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बता रहे हैं आपको. ओके, दिस इज बीइंग शोन अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सोल्स्टिस होगा, मतलब दिसंबर 22 होगा, उस दिन वी विल एक्सपीरियंस आवर शॉर्टेस्ट डे. ओके, फाइन. So we'll go with 22nd December. That's the date. Okay, question 146. The Coriolis effect is a result of the pressure gradient, the Earth's axis of inclination, Earth's rotation, या the Earth's revolution. Rotation, it is just the rotation. Because Earth के different latitudes अलग-अलग speed से rotate करते हैं या अलग-अलग speed से चलते हैं, उसकी वजह से आपको Coriolis effect मिलता है. The greater the difference between the latitudes, the greater the deviation. उतना ज्यादा deviation मिल जाएगा. So anybody telling you कि यहाँ से यहाँ cricket ball भेजा या baseball भेजा, उसका कितना Coriolis effect, वो बहुत ही कम distance है. It is a very negligible distance. Okay, तो वहां से नहीं, वहां पे इतना नहीं मिलेगा. That is not something that we need to be worried about. Question number 70. During the solar eclipse, the earth comes between the sun and moon. कौन सा? B. We'll go with B. Exactly half ही नहीं आ सकता ना, वो sun कितना दूर है अपने से. It is really very far away from us ना, तो वो moon कभी exactly half नहीं आ सकता. And moon तो हमेशा earth की influence में रहेगा. So it cannot go halfway between there. The moon can only come between the sun and the earth. Okay. Amavas. That is the solar eclipse. Done? नहीं, ये कहाँ से आ रहे इतने सारे क्वेश्चंस? ओके, नो वरीज. क्वेश्चन 91. Which of the following statements in the context of northern hemisphere is correct? Vernal equinox occurs on March 21. Summer solstice occurs on December 22. Autumnal equinox occurs on September 23. And winter solstice occurs on June 21. कितने स्टेटमेंट सही है इसमें से? चलो फर्स्ट एग्जामिन करते हैं. वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन March 21. यस, वर्नल इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो वो डेफिनेटली वर्नल मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स. तो स्प्रिंग कब आती है अपने यहाँ पे? विंटर्स के बाद. तो March 21 इज अ गुड डेट टू डू दैट. ओके, सो मतलब वो सही है, फैक्चुअली सही है. तो वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन March 21.
हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस दिसंबर 22 पे होगा क्या? समर कब होता है यार? दिसंबर में तो नहीं, दैट इज रॉन्ग। ओके, ऑटमनल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन सितंबर 23, यस। स्प्रिंग एंड ऑटम के इक्विनॉक्सेस होते हैं, समर एंड विंटर के सोल्स्टिसेस होते हैं। ओके, तो ये सही है। विंटर सोल्स्टिस जून 21, नहीं, हम we are going through a normal summer at that time. Okay, winter solstice नहीं होता है, तो we'll not go with this, we'll go with 1 and 3. So option B. All right. Question number 120. According to geoscientists, the shape of the Earth is round, spherical, close to that of a sphere, or an oblate ellipsoid. अब पीपल अभी ऑप्शंस नोटिस कीजिएगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। हम अर्थ को राउंड नहीं बुला सकते, वी ग्रू अप, है ना, बड़े हो गए हम लोग, अभी अभी हम अर्थ को राउंड नहीं बोल सकते। स्फेरिकल मतलब उसका वो पूरी तरह से गोल होना चाहिए, तो वो पूरी तरह से गोल भी तो नहीं है, ऊपर से नीचे से चपटा है ना। हाँ, तो वी विल से कि वो थोड़ा सा स्फीयर जैसा है, लिटिल लाइक अ स्फीयर। हाँ, वो ऑप्शन सही है। एंड ऑब्लेट एलिप्सॉइड तो उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, तो वो तो हमको देना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ 4 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने जाके 3 एंड 4 चुना। ओके, अब एक्चुअली हमने क्या चुनना चाहिए था? ऑब्लेट एलिप्सॉइड, दैट शुड हैव बीन द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। बट सिंस दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन ओवर देयर, इट कम्स अलोंग विद 3, तो यस इट इज क्लोज टू अ स्फीयर, है ना। तो एक थोड़ा सा स्फेरिकल तो है, थोड़ा सा तो स्फीयर जैसा दिखता है, सो वील गो विद दैट ऑप्शन। ओके, वी आर डन। मुझसे कहा गया है कि मैं आपको 4 बजे तक पढ़ाऊं। 4 नहीं, 4 नहीं, कितना हो गया ये? 3 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाऊंगी मैं, और 20 मिनट पढ़ाना है। तो यू प्लीज बेयर विद इट, स्टार्ट अनदर चैप्टर। Let's see this, right? Okay. This next chapter is very important. इसमें जो questions आते हैं ना, वो पूछते हैं आपको, volcanoes, earthquakes पे वगैरह questions पूछते हैं। So clearly this chapter is important in that sense. इसका जनरल ये है कि आपको बेसिकली स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के अलग अलग लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज है वो उसके बारे में पूछते हैं। हर लेयर का अपना अपना एक नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो उसके बारे में पूछा करते हैं आपको। एंड ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो आते जाते इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। रिसेंटली दे स्टार्टेड आस्किंग यू कि इस सॉइल में कितना परसेंट मिनरल है एंड क्या है एंड वैसे, लेकिन एक क्वेश्चन वो वैसा पूछते हैं, ये उनका फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, देन वो थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स देखेंगे, जिसमें वी लुक एट रिमेंबर दोस वेगनर्स थ्योरी, इसका व्हाट एम आई सेइंग, this continental drift theory and convectional current theory and seafloor spreading theory, tectonic plate theories. ये theory पे UPSC loves to ask questions, and this is the one that we really follow. Okay, continental plate theory, tectonic plate theory is the one that we really follow. तो वो एक चीज देखेंगे। एंड देन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ते हैं, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं, अर्थ में जो मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, अर्थ एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से अर्थ के जो इंटरनल मूवमेंट्स होती है वो पावर करती है कुछ मूवमेंट्स को, तो उनको बुलाते हैं एंडोजेनिक। एंडो मीनिंग इंटरनल, जेनिक मतलब जहां से शुरू होती है, जेनेसिस। सो जहाँ इंटरनल शुरुआत जिन मूवमेंट्स की होगी, दोज विल इंटरनल शुरुआत जिन जो एनर्जी होती है, तो वो मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, एंड वी जस्ट स्टडी द एंडोजेनिक प्रोसेसेस ओवर हियर। तो वी बेसिकली स्टडी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, volcanic processes and earthquakes. These are the 4 major things that we study in this chapter. Okay, let's quickly understand at least the structure of the earth. Structure of the earth का मतलब होता है structure and interior में we'll try to study the various layers of the earth. Okay, people understand जब earth सबसे पहले बना था, तो वो तो ओरिजिनली हॉट डेंस स्टेट में था, राइट? इट वाज नॉट इन अ वेरी व्हाट यू से, वो थोड़ा सा हॉट ही था, मटेरियल वाइज थोड़ा हॉट था, एंड थोड़ा सा डेंसिटी भी यहाँ वहां थी, एंड पूरी कूल नहीं हुआ था अब तक। ओके, तो फाइनली जब अर्थ कूल होने लगा, कंसोलिडेट होने लगा, कंडेंस होने लगा, तो व्हाट हैपेंड इज मैटर सेपरेट होने लगा। ओके, डेंसिटी के हिसाब से मैटर सेपरेट होने लगा। जो ज्यादा हेवियर एलिमेंट्स थे दे स्टार्टेड सेटलिंग इन द कोर ऑफ द अर्थ, एंड जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ रह गए। ओके, तो क्लियरली डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल लेयर्स बने, अलग अलग लेयर्स बने। जो ऊपर वाले लेयर्स थे, आउटर लेयर्स थे, वो क्लियरली लाइटर मटेरियल से बने थे, एंड जो अंदर वाले लेयर्स थे वो क्लियरली थोड़े हेवियर एलिमेंट्स से बने थे।
ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेयर्स। तो लेयर्स अगर बने हैं अर्थ के अलग अलग, तो वो इसलिए बने हैं क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है वो अलग अलग जाके सेटल हो गया, डेंसिटी के हिसाब से हेवियर मेटल्स अंदर सेटल हो गए, एंड जो लाइटर मटेरियल था, लाइटर एलिमेंट्स थे, वो ऊपर की तरफ रह गए। ओके, which is why you get such a layered structure of the earth। जो अर्थ का ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है अर्थ का, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। देयर इज द क्रस्ट, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, बीच में आएगा मैंटल, और फिर सबसे नीचे अंदर की तरफ आएगा कोर। ओके, तो अभी वो क्रस्ट जो होता है वो काफी पतला सा लेयर है। ओके, ऑलमोस्ट 0 to 100 किलोमीटर तक का थिकनेस होता है उसका। क्रस्ट हमको अच्छे से पता है, दैट इज द लैंड दैट वी हैव बिल्ट एवरीथिंग वी लिव ऑन। ओके, तो ये लैंड एंड सी को भी कंसिडर करेगा, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड उसके ऊपर जो ओशन एंड लैंड है दैट विल ऑल टुगेदर बी द क्रस्ट। ओके, वो सब अपना क्रस्ट फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद जो लेयर आता है उसको कहते हैं मैंटल। ओके, और मैंटल क्रस्ट कैसे प्रॉपर्ली सॉलिड है, राइट? ओशियनिक क्रस्ट भी क्रस्ट ही है ना, सॉलिड ही क्रस्ट है वो। ओके, सो मैंटल का फंडा ये होता है कि वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्टेट में है। ओके, इट इज अ लिटिल इन सेमी सॉलिड स्टेट। तो उसका जो ऊपर का सॉलिड पार्ट, उसका एक ऊपर का सॉलिड पार्ट आता है मैंटल का। कैन यू सी दिस पार्ट? ये थोड़ा सा ये कलर में जो पार्ट है दैट इज अ लिटिल सॉलिड पार्ट। ओके, वो थोड़ा सा सॉलिड पार्ट होता है। फिर उसके नीचे ये प्रॉपर मैग्मा है। एस्टेनोस्फीयर इज अ प्रॉपर मोल्टन मैग्मा टाइप का लेयर होता है। ओके, mantle is astrosphere is a part of the mantle, okay, and it is a molten layer। molten मतलब ऐसा flowing fluid layer है। okay, molten layer होता है, molten rock है वो basically। magma मतलब molten rock है। okay, and then वापस वो थोड़ा सा semi solid state में चला जाता है, that is mantle for you। okay, and ये mantle का जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर्स तक का है। ओके, सो सबसे ऊपर क्रस्ट का लेयर विच इज मैक्सिमम अप टू 100 किलोमीटर्स। हर जगह पे उतना ही सेम थिकनेस नहीं होता है, एवरेज भी ऐसे कि 0 to 100 थिकनेस सही भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद आपको आता है मैंटल, जिसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर्स तक जाती है। ओके, दिस इज द डेप्थ फॉर द मैंटल। ये मैंटल की डेप्थ है 2900 किलोमीटर्स तक। ओके, एंड देन उसके बाद का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोर। ओके, तो कोर में भी आप डिस्टिंग्विश करते हैं इनर कोर एंड आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है वो 5100 किलोमीटर्स तक जाएगा, नहीं मैं उसको 5100 किलोमीटर्स तक जाएगा, दैट इज द आउटर कोर। ओके, एंड देन इनर कोर जो होता है वो ऑलमोस्ट 6378 किलोमीटर्स तक जाता है, दैट इज अ वेरी एग्जैक्ट डिस्टेंस। नॉर्मली हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू स्टडी अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर्स। ओके, बट दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कोर की जो डेप्थ है दैट विल बी एट 6378 किलोमीटर्स। ओके, इज दिस अंडरस्टूड पीपल? हाँ, समझा आपको ये डिस्टिंक्शन? अभी क्या हो जाता है कि अर्थ के ये 3 डिफरेंट लेयर्स जो है वो काफी डिफरेंट मटेरियल्स से बने है ना। हेवियर एलिमेंट्स सेटल्ड इन द कोर, लाइटर एलिमेंट्स इन द क्रस्ट एंड द मैंटल। ओके, सो वी आर सीइंग दैट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, अर्थ जो होता है, अर्थ की जो एनर्जी होती है ना दैट इज ट्रांसमिटेड। अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह होती है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ साइस्मिक वेव्स। ओके, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, साइस्मिक वेव्स बुलाते हैं उसको। तो ये जो साइस्मिक वेव्स होती है उनका बिहेवियर लेयर टू लेयर ऑल्टर हो जाता है। ओके, वो क्रस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं, मैंटल में जाके थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं, और कोर में जाके भी थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं देन द अर्लियर लेयर। तो वी आर सेइंग you've seen that right? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझता है आपको? You understand refraction of light, right? What happens? Light अपना speed change कर देता है when it moves from one medium of different density to a medium of another density. Okay, that is the thing. तो वैसे ही ये अलग अलग डेंसिटी के लेयर्स में जब ये साइस्मिक वेव्स, एनर्जी वेव है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो जब ये एनर्जी वेव अलग अलग लेयर डेंसिटी के लेयर्स में ट्रैवल करता है तो ये डिफरेंट स्पीड से चलने लगता है। ओके, तो जिस पॉइंट पे वो अपना बिहेवियर ऑल्टर करता है, जिस दो लेयर्स के बीच में वो अपना बिहेवियर ऑल्टर करता है, उस पॉइंट को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी टू आस्क यू, डिसकंटिन्यूटीज क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूटी इज दैट limit at which the seismic waves are going to change their behavior, because वो लेयर बदल जाएगा, बदलता है, एंड लेयर बदल जाता है तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, एनर्जी वेव का बिहेवियर बदल जाता है। ओके, सो उस पॉइंट को बिटवीन द लेयर्स जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लेयर्स वेव्स अपना बिहेवियर बदल देते हैं उसको बुलाएंगे डिसकंटिन्यूटीज। ओके, और हम ये 5 डिसकंटिन्यूटी स्टडी करते हैं यहाँ पे। We study those. Before that, I need you to understand one more funda, which is called as the lithosphere. लिथोस्फीयर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू मेक आउट द लिथोस्फीयर? उसको कहा गया है इट इज द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट सॉलिड मैंटल। ओके, हमने क्या कहा बेसिकली कि एक क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे एक मैंटल होता है, और उसके नीचे आता है कोर। ओके, दिस इज द कोर, दिस इज द वे द अर्थ प्रोग्रेसेस। ओके,
तो वी आर सेइंग कि ये जो क्रस्ट है पूरा का पूरा क्रस्ट और ये अपरमोस्ट सॉलिड मैंटल, ओके, अपरमोस्ट सॉलिड मैंटल, इनको मिलाकर कुल मिलाकर कहेंगे लिथोस्फीयर, ओके। दीज टू टुगेदर विल बी कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। मैंटल का भी जो सबसे ऊपर का सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड लेयर होता है, उसको और क्रस्ट को मिला के कहेंगे लिथोस्फीयर। तो इट इज दिस लिथोस्फीयर, ये जो लिथोस्फीयर होता है उससे हमारे अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना, वो इस चीज से बनते हैं, ओके। सॉलिड, सारा सॉलिड मटेरियल से बनता है। और ये सारे के सारे प्लेट्स, इसके नीचे अब नेक्स्ट लेयर कौन सा है, वो एस्टेनोस्फीयर, जो मोल्टन था। रिमेंबर दैट एस्टेनोस्फीयर इज मोल्टन, मोल्टन मैग्मा है वो, जिसके ऊपर ये सारा लिथोस्फीयर फ्लोट करता है, ओके, समझा। दैट इज व्हाई दीस प्लेट्स कैन मूव, आगे पीछे ऊपर नीचे जो प्लेट्स मूव करते हैं वो इसलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि नीचे का जो लेयर है वो मोल्टन है, उसके ऊपर वो प्लेट्स मूव करेंगे, ओके। इज दिस अंडरस्टूड? लिथोस्फीयर का ये, दिस इज रियली अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, 3 बार तो पूछ चुके हैं आपको पीवाईक्यूज में कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो रिमेंबर दिस डेफिनेशन बाय हार्ट, लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस उसके नीचे का अपरमोस्ट सॉलिड मैंटल, ओके। मैंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो सॉलिड है नेचर में, उन दोनों को और उसको और क्रस्ट को मिलाकर आप लिथोस्फीयर बोलेंगे, ओके। एंड वो लिथोस्फीयर काहे पे फ्लोट कर रहा है, एस्ट्रोस्फीयर पे फ्लोट कर रहा है, ओके। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? Here we are. चलो जी, let's try to study the various discontinuities. These are your various discontinuities. ये इनको बाय हार्ट करना है। इसका सट्टा इज दिस, मैं इस सट्टे को लिखवा रही हूँ, आप वो सट्टा देख लीजिएगा। Chief ministers are great leaders. Okay, that's the setup for it. Chief ministers are great leaders. CMR, R को R ही याद रखिएगा, R for eco वैसा वाला। Great, G for great and L for leaders. Okay, तो ऐसे ऐसे हो सकता है आपका ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है आपको, कैन यू मेक आउट द कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी ओवर हियर? दिस इज द कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी, ओके। तो वो कहाँ लाई करती है, वो पूरी तरह से क्रस्ट में लाई करती है। क्रस्ट के भी दो हिस्से होते हैं, सियाल एंड सीमा, तो वो उसमें लाई करती है, ओके। दोनों की डेंसिटी अलग है, तो क्लियरली एक डिसकंटिन्यूटी वही लाई करती है, okay, within the crust. Please remember, it is the only discontinuity which lies entirely within a layer of the earth, okay. बाकी सारे discontinuities दो layers के बीच में लाई करते हैं, लेकिन ये वाली जो discontinuity है वो उस layer, वो crust में लाई करती है, okay. It will lie within the crust between Sial and Sima, okay. That is C for Conrad. M for मोहो, ओके। वो बंदे का पूरा नाम मोहरो विचिक है, ओके, लेकिन हम उसको मोहोस डिसकंटिन्यूटी बुला लेते हैं। वी डोंट गो नेसेसरली विद एंटायर मोहरो विचिक, कभी कभी हम उसको सिर्फ मोहोस बुलाते हैं, कभी कभी हम उसको मोहरो विचिक बुलाते हैं। प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू रिमेंबर द नेम इन आइदर वे, ओके। तो मोहोस डिसकंटिन्यूटी या मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो अभी क्रस्ट और मैंटल के बीच में लाई करती है। क्या है ये डिवाइडिंग लाइन? दिस इज क्रस्ट एंड मैंटल, राइट? तो ये क्रस्ट एंड मैंटल के बीच में लाई करती है, ओके। दिस इज वेयर द मोहोस डिसकंटिन्यूटी लाइंस। ये रही कॉन्राड जो सियाल और सीमा के बीच में लाई करती है, ओके। सो कॉन्राड, मोहोस, देन नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? रेपिटी, ओके। आर, चीफ मिनिस्टर्स आर। सो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, ऊपर मैंटल है, मैंटल के बीच में, बिटवीन द लोअर मैंटल एंड द अपर मैंटल, ओके। अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में आपको रेपिटी मिल जाता है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ओके। देन मैंटल एंड कोर के बीच में, दिस होल थिंग इज द मैंटल, राइट, एंड दिस इज द कोर। तो मैंटल एंड कोर के बीच में आपको एक और डिसकंटिन्यूटी मिलती है विच इज कॉल्ड एज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ओके। ये लोगों के, साइंटिस्ट के नाम के पीछे नेम किया है हमने ऑब्वियसली इस सबको। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है बिटवीन द मैंटल एंड द कोर, ओके। एंड लास्टली ग्रेट हो गया, राइट? नाउ लीडर्स रह गए, तो एल फॉर लेमन। लेमन करके एक साइंटिस्ट है, उनके नाम के पीछे हमने लास्ट डिसकंटिन्यूटी नेम किया है which is the between the outer core and the inner core. outer core and inner core की भी डेंसिटी अलग होती है, तो वहां पे भी आपको एक डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है which is called as the Levin discontinuity. UPSC loves to ask you which is the discontinuity that is found at greater at greater depths. सबसे नीचे कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है और क्रस्ट में कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है, या सिर्फ मैंटल के बीचों बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी मिलती है। उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछना जरूरी अच्छा लगता है, ओके। तो यू अरेंज योर डिसकंटिन्यूटीज इस सट्टे के हिसाब से एंड आप डिसाइड कीजिए कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ना। इज दैट ओके? दिस थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड पीपल। ये वाला पार्ट, ये देखिए उन्होंने इसको अच्छे से बोला है, क्रस्ट एंड अपरमोस्ट मैंटल को क्लियरली लिथोस्फीयर बोला है ना। फिर उसके नीचे ये एस्टेनोस्फीयर है जिसके ऊपर पूरा लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। फिर ये जो पूरा का पूरा मैंटल है,
एस्टेनोस्फीयर के नीचे से जो पूरा मैंटल है उसको बुलाते हैं मेसोस्फीयर, क्योंकि वो बीच वाला लेयर है ना, लिथोस्फीयर एंड देन मेसोस्फीयर। एंड जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसको बुलाते हैं बैरिस्फीयर। ओके, इट इज कॉल्ड एज बैरिस्फीयर, हेवियर एलिमेंट से बनता है तो उसको बैरिस्फीयर बुलाते हैं। ओके, तो दिस इज अनदर नेम फॉर द कोर, बैरिस्फीयर इज अनदर नेम फॉर द कोर, मेसोस्फीयर इज अनदर नेम फॉर द मैंटल, एंड लिथोस्फीयर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इट्स अनदर नेम फॉर द क्रस्ट, बिकॉज वी नो टेक्निकली उसका डेफिनेशन इज क्रस्ट प्लस अपरमोस्ट सॉलिड मैंटल। ओके, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट क्रस्ट इज। क्रस्ट जो होता है वो कुछ 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ब्रिटल होता है नेचर में, मतलब कभी कभी कहीं कुछ जगह, फॉर एग्जांपल हिमालयास वगैरह देखो, वहां पे बहुत फोल्डिंग हो गया है लैंड का, तो क्लियरली क्रस्ट काफी थिक होगा। ओके, यही अगर आप ओशियानिक क्रस्ट देखो तो वो तो रोज बदलते बनते रहता है, मिटते रहता है, बनते रहता है, मिटते रहता है, तो क्लियरली उसको ज्यादा थिकनेस नहीं होगा। अगर पुरानी कोई, ये साइबेरियन प्लेन्स की जो जमीन है क्लियरली है ना, ये साइबेरियन प्लेन्स सब पुराना लैंड है, वो बहुत पुराना प्लेन है वो, तो उसके साथ काफी कुछ हो गया है अब तक। तो जितना पुराना यूजुअली लैंड होता है उसका थिकनेस ज्यादा बढ़ते जाता है, बिकॉज डेपोजिशन होगा, थोड़ा इरोजन हो जाएगा, लेकिन क्लियरली लैंड बढ़ते जाता है। ओके, मतलब उसका थिकनेस बढ़ते जाता है। जितना नया लैंड होगा, जैसे ओशियानिक लैंड जो होता है वो क्लियरली नया होता है, तो उसका थिकनेस यूजुअली इतना नहीं होता। ओके, सो ऑन एन एवरेज वी आर सेइंग कि एनीवेयर आ गया, अच्छा, ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 0 to 100 किलोमीटर का थिकनेस मिलेगा आपको। ओके, ब्रिटल होता है, आसानी से टूट सकता है, क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। ओके, don't try to break rocks by yourselves. I'm just saying that's the technical way things are being described. Okay, एंड उसको दो लेयर्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, अपर सियाल, लोअर सीमा। ओके, ऊपर का जो लेयर है उसको सियाल बुलाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको बोलते हैं, सीमा इज द ओशियानिक क्रस्ट। ओके, सियाल एंड सीमा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम का, वेरएज ओशियानिक क्रस्ट जो होता है उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, अभी सियाल को देख लीजिएगा, मोस्टली ग्रेनाइटिक होता है, मोस्टली आपको ग्रेनाइटिक रॉक मिल जाता है, वेरएज सीमा इज मोस्टली बेसोल्टिक रॉक। ओके, ओशन के करीब ज्यादा जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत क्विकली बन जाता है, तो क्लियरली दैट इज बेसोल्टिक इन नेचर। ओके, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ज्यादा बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए क्लियरली वो थोड़ा सा कम डेंस होता है, द डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेरएज सीमा की डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अर्थ की एक्चुअल डेंसिटी कितनी बताई जाती है, एवरेज डेंसिटी, अर्थ की एवरेज डेंसिटी क्या होती है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इज दिस इज सीएल और सीमा डेंसर देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? नो, क्लियरली नॉट, उसका डेंसिटी क्लियरली थोड़ा सा कम है। आप जितना कोर में चले जाओगे वो 12-13 का डेंसिटी हो जाएगा, दैट इज व्हाई द एवरेज डेंसिटी 5 समझी जाती है, बट क्लियरली इसलिए क्योंकि अंदर का जो लेयर्स है वो क्लियरली थोड़ी ज्यादा डेंस है एज अपोज टू द अपर लेयर्स। ओके, आउटर लेयर्स से तो ज्यादा डेंसिटी है उनकी। ओके, एंड सियाल थोड़ा सा थिक होता है, एवरेज एवरेज थिकनेस उसकी 30 किलोमीटर की होती है, एंड सीमा इज क्लियरली थिन, एवरेज 5 किलोमीटर। आई टोल्ड यू ओशियानिक क्रस्ट की खासियत है कि वो बनते बिगड़ते रहता है, वो कंटिन्यूसली रोज नए सिरे से रिक्रिएट होता है और नए सिरे से डिस्ट्रॉय होते रहता है। आई एक्सप्लेन द प्रोसेस आगे जाके, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। अब जब आओ सी स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो बार बार क्रिएट होता है और बार बार डिस्ट्रॉय होते रहता है। ओके, एंड क्लियरली सियाल इज ओल्डर वेयर सीमा इज न्यूअर। ओके, सीमा का जो क्रस्ट होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा न्यू होता है, बिकॉज बार बार रिसाइकल होते रहता है, it's being created, it's being destroyed, it's being created, it's being destroyed. Okay, ठीक है people, you want to stop here? hmm? I have a feeling if I don't stop here you'll just start sleeping now. Okay, let's stop here. हमने क्रस्ट कर लिया है, नेक्स्ट टाइम से हम मैंटल एंड कोर कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू। Excuse me, ma'am. कोई हर्षवर्धन पाटिल है, कोई एसएस है, इसको असाइन करो। What, ma'am? Hello. Hello.
And to the students who are attending this lecture online, we will send you another link very soon. Mansi ma'am has said that. So please await that link. Thank you. We are going to end this lecture. And please await the next